महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में अनेक विविधतापूर्ण जातियां उपजातियां हैं। उनमें से कुछ तो एक ही स्थान में स्थायी रूप से रहती हैं और कुछ अपने कुटुंब कबीले सहित राज्य भर में गुजर बसर के लिए भटकती रहती हैं। गांव बस्ती से कोई संबंध न रखकर जीविका के लिए भटकने वाली जातियों में से एक विशेष जाति है पारधी। पशु पक्षियों का शिकार उनका पारंपरिक व्यवसाय है। शिकार यानी पारद और पारद करने वाला पारधी, इसलिए ये नाम इस जाति का पड़ा। अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना, सोलापुर, बीड़, नगर, दौंड, श्रीगोंदा और सतारा, इन क्षेत्रों में पारधी जाति प्रमुखता से पाई जाती है। वे वाघरी भाषा बोलते हैं जो राजस्थानी, गुजराती और मराठी भाषाओं का मिश्रण है। जनगणना कार्यालय के अनुसार महाराष्ट्र में पारधियों की संख्या 1961 में 21,417 थी, जो सन 2001 में बढ़कर 1,58,875 हो गई। इनमें राज पारधी, शिकारी पारधी, फांसी पारधी, लंगोटी पारधी, टाकारी या टाकणकर आदि कुछ उपजातियां हैं और शस्त्रों द्वारा शिकार करने वाले यानी शिकारी पारधी। इनमें पितृसत्ताक परिवार पद्धति है और भोसले, पवार, काले, शिंदे और चौहान जैसे कुल नाम मिलते हैं। नुकीले नाक नक्श और तीखी आंखों वाले पारधी 4 लोगों में अलग ही दिखाई देते हैं। ये लोग फांसी बनाकर बड़ी चतुराई से शिकार करते हैं। कुशलता से बुने जाल में कोई शिकार एक बार फंसा कि बस फिर वो छूट नहीं सकता। उदर पोषण के लिए पारधी स्त्री पुरुष रोजंदारी पर भी मेहनत मजदूरी करते हैं। विदर्भ में पारधी समाज एकत्रित समूहों में रहता है। उनके घर बांस या फिर ईंटों के बने होते हैं। उनकी बस्ती को वहां बेडा कहते हैं। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में पारधी लोग रोजंदारी के लिए स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए वे तंबू बनाकर रहते हैं, जिन्हें पाले कहते हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां तंबू लपेटकर साथ ले जाना उनके लिए सुविधाजनक होता है। पारधी लोग देव पूजक व श्रद्धालु होते हैं और वो देवता के कोप से डरते हैं। उनके पूजनीय देव या देवियां अनेक हैं, जैसे नवकोट देवी, भक्ति देवी, बाघाई देवी और जरीमरी देवी। पारधी पुरुष देव पूजा करते हैं, पर स्त्रियों को पूजा का अधिकार नहीं है। वो केवल दूर से ही देवता को नमस्कार कर सकती हैं। पहले समय में पारधी समुदाय अपनी उपजीविका के लिए अनाज की और अन्य छोटी मोटी चीजों की चोरियां किया करते थे। उनकी कुछ उपजातियां तो आपराधिक प्रवृत्ति की होती थीं। इसलिए सन 1871 में अंग्रेज सरकार ने पारधियों को अपराध पेशा जाति घोषित कर दिया। दुर्दैव से आज भी उन्हें उसी दृष्टि से ही देखा जाता है। कहीं भी कोई चोरी डाका या कोई आपराधिक घटना घटी नहीं कि बस पुलिस सबसे पहले पारधियों के पाले को ही जा घेरती है और उन पर अपराध लगाकर उन्हें हवालात में डाल दिया जाता है। अब समाज है तो मत भिन्नता तो होती ही है, फलस्वरूप झगड़े भी होते हैं और झगड़े मिटाने और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए समाज के वयोवृद्ध अनुभवी लोग एकत्रित होकर सही निर्णय देते हैं और सामाजिक संतुलन कायम रखते हैं। इसी को जात पंचायत कहते हैं।
पारधियों की एक विशेषता उनकी न्याय पद्धति है। आम कोर्ट कचहरी का न्याय निर्णय उन्हें स्वीकार्य नहीं, यहाँ तक कि कोर्ट की सीढ़ी चढ़ना भी उन्हें अपमानजनक लगता है। इसके बजाय अपने पारधी समाज के परंपरागत जात पंचायत के न्यायालय में जाकर खड़े होना, यही उन्हें पसंद है। पारधी समाज की उन्नति के लिए कार्य करने वाले अभ्यासक श्री गिरीश प्रभुणे कहते हैं, न्याय में समानता के आधार पर जिसका जो है उसे वो मिले, इस प्रकार का न्याय यहाँ मिलता है। यहाँ वकील सच का झूठ, झूठ का सच और काले का सफेद, सफेद का काला नहीं करते। एक दूसरे को जानने वाले सभी भाई बंधु वहाँ उपस्थित होते हैं, अतः सच्चाई को ही न्याय मिलता है। यहाँ एक बहुत ही छोटे परिसर में 100-200 लोग बैठते हैं। अपने सुख दुख के प्रश्न वो स्वयं ही सुलझाते हैं। यहाँ पंचायत में 5,000 या 10,000 रुपए दे देने से ही काम चल जाता है, जबकि कोर्ट कचहरी के वकील का 20-25 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाता है और न्याय पाने में भी 10-15 वर्ष अलग लग जाते हैं। इससे मन को बहुत ही दुख पहुँचता है। 20-25 हजार 50 हजार जातात, 10-15 वर्ष जातात, मनस्ताप होतो। इसके अतिरिक्त कोर्ट तक जाने आने में खर्च के अलावा सही न्याय मिलेगा भी या नहीं, इसका क्या भरोसा। उस पर खर्चा दोनों ही पक्षों का होता है। अधिक से अधिक प्रामाणिक और अधिक से अधिक पारदर्शी न्याय जात पंचायत की इस न्याय पद्धति में दिया जाता है। न्याय पंचायतीत दिला जातो। सोलापुर हैदराबाद महामार्ग पर स्थित ये किरोल गांव प्रतिदिन जैसा सुंदर प्रभात था। सभी अपने रोज के कामों में मग्न थे कि अचानक झगड़े की आवाजें सुनाई देने लगी। खेत पर झगड़ा चालू था। जिलानी और हीरामन ससुर जमाई के बीच खासी मारपीट हो रही थी। कारण था हीरामन द्वारा जिलानी को दहेज न देने का। हैरानी हुई ना? पर पारधी समाज का रिवाज है कि शादी के लिए जमाई ही ससुर को देज यानी दहेज देता है। जमाई हीरामन ने क्योंकि दहेज नहीं दिया तो नौबत मारपीट तक आ गई। इसीलिए जिलानी ने पंचों से न्याय मांगा। पारधियों के घर दूर दूर तक फैले होने से घर घर पंचायत का संदेश भेजा गया। डोंडी पिटी और पुलिस को खबर ना हो, इस रीति से गांव से दूर एकांत में इमली के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत में प्रथम स्थान पर बैठने का मान पंचों का ही होता है, तो उनके बैठने के पहले कोई और ना बैठे, ये यहाँ का अलिखित नियम है। तब एक ओर पुरुष और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी और पारधियों का कोर्ट शुरू हुआ। क्योंकि ससुर को वायदे के मुताबिक 5,000 रुपया बकाया नहीं मिला था, इसलिए चिढ़कर वो अपनी बेटी को अपने घर ले आया था। इधर पत्नी विरह से पीड़ित हीरामन ससुर से लड़ने के लिए आ गया। पंचों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। तब परस्पर चर्चा में ये बात स्पष्ट हुई कि दोष हीरामन का ही है। यदि वो नहीं माना तो उसका पारधी समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा और उसे कौड़ी का दंड मिलेगा, अर्थात पारधी समाज में उसकी कीमत कौड़ी के बराबर भी नहीं रहेगी। ये धमकी उसको दी गई। इससे हीरामन डर गया और उसने देज की रकम देना स्वीकार कर लिया। क्योंकि जिलानी और हीरामन दोनों ने ही अपने मतभेद पंचायत में न लाकर आपस में झगड़ा और मारपीट की थी, इसके लिए दोनों को ही 5-5-25 अर्थात प्रत्येक पर 125 रुपए दंड पंचों को देना निर्धारित हुआ। मान्य था तो दंड बेखाड़ी शिकली तो हम बोले तो हमने 5,000 रुपया गेला सर। 5,000 रुपया तुला दिला तो चालशे नाही, हाँ मला काही थोडा थोडा दिला तरी चालशे, 1,000
ચાલશે ને તો અમને આનો વાયદો વરસને 5,000 રૂપિયા દેશે જો હમણાં તો એ જે માંગ્યા પૈસા તો એને કે આ દરોડો મારનો કે ચોરી કરનું યાર ચોરી મારી તો એને સંકટ આવશે શિક્ષા આવશે એના ના કરતા વરસને તો 1,000 રૂપિયા લ ફાર તારું કલ્યાણ જશે તારી છોરીનું બી કલ્યાણ છે आणखी તારું બી કલ્યાણ છે અને આપણો સમાજ બી બોલશે કે બા વરસને 1,000 રૂપિયા લેતા आणि गोळणी बनती आडी हजू वेची कोणी 10,000 ने 1,000 ठिकाणी याची कोणी आणि जिल्हानीनं फार मोठेपणा आवशे आखाना पंचना आनंद वाटतो। दोनों ने इस निर्णय को स्वीकार किया। अब ससुर जमाई दोनों संतुष्ट हो गए। इसके प्रतीक स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाया। दोनों को ही सच्चा न्याय मिला। इसका बखान करते हुए पंचायत उठ गई। कभी कभी दो जवान दिल एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर घर से भागकर शादी कर लेते हैं, जिसे इनका समाज मान्यता नहीं देता। अतः पंचों द्वारा उन्हें दंड देना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, रेखा के मुंह से सुनिए। तो भी मुलांचे 15 रुपये फक्त सावलीचे घेतात, म्हणजे त्याची सावली आपल्या अंगावर पडाली नाही पाहिजे। तर पल्ली मान लो मेरा प्रेम हुआ शाला में और मैं किसी लड़के के साथ भाग गई, तो उस लड़के की छाया पंचों के शरीर पर नहीं गिरनी चाहिए। यदि गिरी तो उसे दंड 15 रुपए का होता है। लड़के के बाप से दंड मिलेगा तो ठीक, नहीं तो लड़की घर में नहीं आ सकती, बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकती, देव पूजा नहीं कर सकती और न ही वो किसी दूसरे के घर में जा सकती है। सच तो ये है कि पारिवारिक कलह हो या मारपीट का मामला, वो पंचायत में ही सुलझाना होगा, ऐसा अलिखित नियम है। लक्ष्मण ने शराब के नशे में धुत होकर अपने पड़ोसी वासुदेव पर हमला कर दिया, जिसका अंत हुआ मारपीट में। पड़ोसियों ने बीच बचाव का प्रयत्न भी किया, पर वासुदेव चिढ़कर जात पंचायत में ना जाकर सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। समाज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने पंचायत बुलाई। लक्ष्मण द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद पंचों ने वासुदेव से पूछा कि वो पुलिस में जाएगा या पंचों का निर्णय मानेगा। वासुदेव को अपनी गलती महसूस हुई। मारपीट करने और शिकायत पंचायत में न लाने के आरोप में लक्ष्मण और वासुदेव दोनों को ही 5-5-25 अर्थात प्रत्येक को 125 रुपए का दंड भरना पड़ा। कभी कभी छोटे छोटे कारणों से पुराने झगड़े उफन आते हैं। यवती गांव की लीलाबाई रोज की तरह अपना आंगन झाड़ बुहार रही थी। पड़ोस के आंगन में बैठी सुभद्रा पर जाने अनजाने धूल उड़कर क्या चली गई कि बात झगड़े तक पहुंच गई। तू मैं शुरू हो गई तो पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया, पर झगड़ा था कि बढ़ता ही चला गया। ऐसी स्थिति में समाज की अनुभवी महिलाओं ने तुरंत सभा बुलाकर बातचीत द्वारा समझौते का मार्ग निकाला। गांव की न्याय प्रणाली की प्रक्रिया में से ऐसे ही युवा कार्यकर्ता तैयार होते रहते हैं, जिनमें ऐसे छोटे मोटे झगड़े जहां के तहां निपटाने की पुरजोर कोशिश जारी रहती है। स्त्री पुरुष में परस्पर आकर्षण सृष्टि के आदिकाल से चला आया है, फिर पारधियों में उसके अपवाद भला कैसे होंगे। मंगरोट चौहाला गांव में अलिंद्र पवार और लक्ष्मी की नजरें मिली और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब एक दूसरे के कुटुंबों में वैर होने के कारण दोनों ने भागकर शादी कर ली। समाज में चर्चा हुई और पंचायत का दिन निश्चित हुआ। आगरलाल पवार, कदमिया पवार, उकांडिया भोसले, कसलिया पवार और हीरामन भोसले जैसे पुराने जानकार पंचों को
पंचायत में उपस्थित रहने की सूचना भेजी गई। पंचायत के दिन पंचमंडली का आगमन हो गया। एक दूसरे से वैर रखने वाले घरानों के इस नए विवाद के बारे में ये पंचायत होने जा रही थी। सभी के मन में जिज्ञासा थी, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए थे। लड़के लड़की के नाते रिश्तेदार सभी इस कारण वहां आए थे। उनके मन में पिछले आपसी विवाद उफान पर थे। देखो भाई, हमारा लड़का की गलती हुई गई। अभी मैंने भी मान्यता था तो तुम नहीं मान्यता था। एक चोरी ना ऊपर काही फाशी कोई न दे कोनी। समझीन चालो, गलती हुई गई। आ गलती ने माफी लेनु तुम्हारा तड़ी था। पण आ देखो, आ 4-7-4-15 ने आउट था। तुमने पटू उसे तो लड़का ने मारा पटाओ, नहीं तो लड़की ने तो फेंकी देनु पड़ल भलायो। तो मारो तो मनु था का तुम्हें बोलছো तुम्हारा लड़का आरती 12-7-24 मांगছো, मैं देने वाली काही कोनी। अदना घरी में 3-7-3-15 नियम छो। लड़के के माता पिता और लड़की वाले लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। देखते ही देखते बात हाथापाई पर उतर आई और दोनों ओर के लोग लाठियां भांजने लगे।